हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग साइंस का एक चैप्टर हम लोग करने वाले हैं और सारे के सारे सवाल एमसीक्यू होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से सवाल। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं और 30 जो होंगे सवाल जो वो बहुत टॉप 30 होंगे, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो सारे सवालों को आप अच्छे तरीके से आप देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करेंगे कि वीडियो को शेयर करें, और नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे, क्योंकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए लेकर के हमेशा आते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं और चैप्टर का नाम है हमारा कि जीव जनन कैसे करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th में ये, जिसमें से पहला सवाल हमारे पास आता है कि जीव जनन क्यों करते हैं। जीव जनन क्यों करते हैं? तो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले आप अगर इस चैप्टर को अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें संतति को या फिर अपने जाति को अस्तित्व में बचाने के लिए काम किया जाता है, या फिर जाति की संख्या में वृद्धि करने के लिए और अनुवांशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के लिए। तो ये सारे प्रक्रिया जो होता है वो जनन के द्वारा ही होता है। तो इसलिए इसका जो आपका जो उत्तर होगा वो होगा इनमें से सभी। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो कहता है कि लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो भाई लैंगिक जनन आपको पता होना चाहिए कि जनन दो प्रकार का होता है ना। एक होता है लैंगिक और दूसरा होता है अलैंगिक। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ये लैंगिक और अलैंगिक में क्या होता है। लैंगिक जनन के लिए ना दोनों का आवश्यकता होती है, यानी नर और मादा दोनों की। लेकिन अलैंगिक के लिए जो है वो दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ना एकल जीव जो होते हैं, यानी फिर एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सवाल आता है कि लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो आपका सही जवाब होगा इसमें अर्धसूत्री विभाजन से। ठीक है, क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक, इसके बाद है एक सवाल कि एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं। तो भैया एक अंडाशय में जो बीजांड होते हैं ना वो एक होते हैं। अब ये चीज आप समझ लीजिए कि जो अंडाशय जो होता है ना ये कहाँ पाया जाता है पता है, या फिर नर में पाया जाता है या फिर मादा में पाया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि मादा जो है, मादा जनन अंग जो है, इनमें जो है वो अंडाशय होते हैं। ठीक है, और एक अंडाशय में जो बीजांड होता है वो होता है हमारा एक होता है। अगला सवाल आता है कि स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडा किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। मासिक चक्र का बात किया जा रहा है। देखिए मासिक वर्ड से ही पता चल रहा है कि पूरे का पूरा एक महीना होता है, और एक महीने का बात कर रहा है यहाँ पे तो 30 दिन। ठीक है, तो आपका जो जवाब होगा वो होगा हमारा 30वें दिन, यानी कि 30वें दिन में जो होता है एक जो अंड जो होता है वो अच्छे तरीके से मैच्योर हो जाता है और वो बाहर निकलता है ना। बाहर निकलता है जिसको हम लोग कह सकते हो ब्लीडिंग के माध्यम से क्या होता है वो बाहर निकलता है। ठीक, इसके बाद अगर आगे आते सवाल है हमारे पास कि वृषण कोश का तापमान शरीर के समान तापमान से कितना कम होता है। अब एक चीज आप समझ लीजिए, देखिए वृषण कोश से ही या फिर वृषण कोश में ही क्या बनता है मालूम है आपको, शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो इतना तो आप जान लीजिए कि जो मनुष्य का जो सामान्य टेम्परेचर होता है, यानी जो जनरल टेम्परेचर होता है उससे 2 डिग्री सेल्सियस कम कहाँ होता है, वृषण कोश का होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि अंडाणु निषेचित होता है। अब देखिए अंडाणु जो होता है ना वो कहाँ पे निषेचित होता है, कहाँ पे, योनि में तो हो नहीं सकता है, गर्भाशय में भी होगा नहीं। ठीक है, ये होता है फिलोपियन नलिका से। कहाँ होता है, फिलोपियन नलिका से होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे आप कि अंडाणु जो निषेचित होता है वो कहाँ होता है, फिलोपियन नलिका से होता है।
आगे सवाल आते हैं तो कहता है कि अंडाणु एवं शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या मादा कोशिका की तुलना में कितना होता है? समान रहता है? नहीं। दुगुना हो जाता है? तो नहीं, आधा हो जाता है। कितना होता है? आधा हो जाती है। ठीक है। अगला सवाल है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। देखिए, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? पुरुषों में या फिर स्त्री में या फिर पुरुष और स्त्री दोनों में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा स्त्रियों में। लिंग गुणसूत्र जो पाया जाता है पूर्ण जोड़ा, वो पाया जाता है हमारा स्त्रियों में पाया जाता है। ठीक है। आगे चलेंगे तो सवाल हमारे पास आता है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन सा भाग नहीं है बताइए? अंडाशय तो होगा, गर्भाशय भी होगा, शुक्रवाहिका, डिम्बवाहिनी नहीं होगा, है ना। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? डिम्बवाहिनी हो जाएगा। ठीक। इसके बाद आते हैं सवाल 10 में, कहता है शुक्राणु बनता है। शुक्राणु कहाँ बनता है? अभी हमने पीछे चर्चा किया था कि शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? वृषण में होता है। इसीलिए हर एक बॉडी टेम्परेचर से यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है हमारा। ठीक। आगे चलें तो कहता है कि ऐसे जीव जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होता है कहा जाता है। जब दोनों लिंग उपस्थित होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो द्विलिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? द्विलिंगी कहते हैं। ठीक है। उत्तक संवर्धन में किस प्रकार का उत्तक लेते हैं? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा मेरिस्मेटिक उत्तक। ठीक। इसके बाद 13 नंबर सवाल आता है कि आलू में जनन होता है या फिर जनन कैसे होता है? मुकुलन तो नहीं होगा, मुकुलन के द्वारा नहीं होता है। बीजाणु जनन द्वारा भी नहीं होता है। कायिक प्रवर्धन के द्वारा क्या होता है कि आलू में जनन होता है। ठीक है। अगला सवाल है, कहता है कि अलैंगिक जनन का समय कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री, असमसूत्री, अर्धसूत्री या फिर ए और बी दोनों? तो यहाँ भी हमारा सवाल हो जाएगा ए एंड बी दोनों, यानी कि समसूत्री भी और असमसूत्री दोनों विभाजन होता है। ठीक है। अगला सवाल है कि जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे कहा जाता है। क्या कहेंगे उसे? जनन कहेंगे। श्वसन तो होगा नहीं, प्रचलन तो होगा नहीं, उत्तेजनशीलता होगा नहीं। क्या हो जाएगा हमारा? जनन हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अगला सवाल आता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को यानी संगलन को क्या कहते हैं? तो सही जवाब आपका हो जाएगा निषेचन। किन्विन तो होगा नहीं, अंकुरन भी नहीं होगा, परागकण भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा आपका? निषेचन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? बताइए, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होगा? अमीबा के द्वारा तो नहीं, अमीबा में तो नहीं होगा, अमीबा में तो द्विखंडन होता है। ईस्ट में होगा क्या? तो जी हाँ, ईस्ट में होगा मुकुलन द्वारा प्रजनन। ठीक है। अगला सवाल है, कहता है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा? नहीं होगा। तने के द्वारा? नहीं। फूलों के द्वारा? तो जी हाँ, फूलों के द्वारा ही क्या होता है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं तो कहता है कि द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में। अभी हमने पीछे चर्चा किया था, अमीबा का शेप किसी भी तरह से बना दीजिए, ये अमीबा हो गया। ठीक है। ये पहले क्या होता है कि ये पहले बीच वाले केंद्र को वो धीरे धीरे क्या करता है? तोड़ने का काम करता है। फिर क्या करता है? इसको 2 पार्ट में पहले बांट देता है। इसीलिए क्या होता है? ये द्विखंडन जो होता है वो किस में होता है? अमीबा में होता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं, कहते हैं कि डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? तो डीएनए भैया केंद्रक में होता है। ये आप पढ़े होंगे तो आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? केंद्रक में होता है। ठीक है। कहते हैं कि इनमें या फिर इसमें अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। तो भैया देखिए, अनुवांशिक गुण का अगर बात कर दिया तो डीएनए आएगा ही आएगा। ठीक है। और डीएनए का फुल फॉर्म पता है ना? डीऑक्सी न्यूक्लियो एसिड, है ना। तो डीएनए में ही क्या होता है? अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। अगला सवाल आते हैं, कहते हैं कि प्रागकोश में होते हैं। प्रागकोश में क्या होता है? बाह्यदल होता है, अंडाशय होता है, अंडप होता है या फिर प्रागकण होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रागकण। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? प्रागकण हो जाएगा।
अगला सवाल है, कहता है कि परिवर्तित परिस्थितियों में जीव जीवित रह सकते हैं समष्टि द्वारा, प्रतिकूलन द्वारा या फिर अनुकूलन द्वारा। तो एडेप्टेशन के द्वारा ही क्या होता है, प्रावर्तित परिस्थितियों में भी जीव क्या होते हैं, जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं तो कहते हैं कि बहुखंडन द्वारा जनन होता है। बहुखंडन द्वारा किस में जनन होता है, ईस्ट में, प्लेज्मोडियम में, लेशमेनिया में, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्लेज्मोडियम। ठीक है, प्लेज्मोडियम में ही क्या होता है, बहुखंडन। बहुखंडन का मतलब होता है कि वो बहुत सारे पार्ट में टूटना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जनन के लिए। द्विखंडन द्वारा जनन कहाँ होता है, तो द्विखंडन द्वारा जनन होता है हमारा अमीबा में। ठीक है, किसमें, अपखंडन द्वारा जनन होता है, यानी कि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा किसमें जनन की प्रक्रिया होती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अस्पायरोगायरा में। ठीक है, अगला सवाल है कि आलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अब बताइए, तो मुकुलन द्वारा कहाँ होगा, अमीबा में तो होगा नहीं, क्योंकि अमीबा में द्विखंडन होता है आपका। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ईस्ट में। ठीक है, यानी कि ईस्ट में जो होता है वो आलैंगिक जनन होता है। ठीक है, आलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अगला सवाल है कि अमीबा में जनन होता है कोशिका विभाजन से, लैंगिक जनन से, मुकुलन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कोशिका विभाजन। अभी हमने बताया ना कि अमीबा जो है पहले क्या करता है, वो बीच वाले केंद्र को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे दो पार्ट में बंट जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते, कहते हैं कि जिस जीव में नर और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे भाई, सबसे पहले देख लीजिए, हार्माफ्रोडाइट या द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी या फिर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, हार्माफ्रोडाइट, द्विलिंगी, उभयलिंगी, ये सारा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि जिनमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक लिंगी कहलाते हैं, या द्विलिंगी, या फिर हार्माफ्रोडाइट, या फिर उभयलिंगी कहलाते हैं। ठीक है, तो सही जवाब आपका हो जाएगा एक लिंगी। उभयलिंगी पुष्प में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, स्त्री केसर, पुंकेसर, या फिर स्त्री केसर, पुंकेसर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं, पुष्प में परागकण कहाँ पर बनते हैं, पुंकेसर में बनेंगे। कहाँ पे बनते हैं, पुंकेसर में बनेंगे। ठीक है, स्त्री केसर में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है भाई, तो अंडाशय भी होता है, वर्तिका भी होता है, वर्तिकाग्र भी होता है, इसलिए इनमें से क्या हो जाएगा, सभी इसका जवाब हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि पुष्प में बीजांड कहाँ उपस्थित होता है भैया, पुष्प में बीजांड जो होता है वो कहाँ उपस्थित होता है, तो सही जवाब आपका होगा अंडाशय में। कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम करें क्वेश्चन, तो कहता है कि पुष्प में मादा युग्मक कहाँ उपस्थित होती है, तो मादा युग्मक जो होता है वो बीजांड में उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय विकसित होता है। अब बताइए, तो अंडाशय विकसित कहाँ होगा, फूल में, फल में, पत्तियों में, या फिर परागकण में। तो सही जवाब तो आपका फल में हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, परागकोश, वर्तिका, वर्तिका, या फिर अंडाशय। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अंडाशय। ठीक है, इसके बाद आता है सवाल कि निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित होता है, फूल में, फल में, बीज में, या परागकण में। आपका सही जवाब हो जाएगा बीज में। ठीक है, और एक लास्ट 40 नंबर सवाल है, कहता है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, अंडाणु, शुक्राणु, जायगोट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बनता है भैया जायगोट। क्या बनता है भैया, जायगोट बनता है, जायगोट। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, जायगोट बनता है। ठीक ठीक है, तो ये हमारे टॉप 40 सवाल थे इस चैप्टर से। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए और मस्त रहिए।